नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। और यूपी जीके में आज फिर से उपस्थित हैं हम आप सभी लोगों के मध्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लेकर। कौन सी बात को लेकर? तो सॉइल वाले टॉपिक को आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की मृदाओं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड करा है, उन्हीं बातों को यहाँ पर इंक्लूड करके रखा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अदरवाइज बातें तो ढेर सारी होती हैं, लेकिन उन बातों पर चर्चा ना करके जिनका कभी जिक्र ना करा गया है, जो आपके एग्जाम में लगातार चीज़ें पूछी जाती रहती हैं, उन्हीं को हमने पॉइंट टू पॉइंट करके हर एक बात को आपसे डिस्कस करने के लिए इंक्लूड करा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार से सेशन को। और सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो जाती हैं। सबसे पहले यहां से हम देखेंगे वनस्पति और समय, यानी कि जो आपका फ्लोरा फौना होता है, और इसके साथ साथ टाइम की बात करेंगे। फ्लोरा फौना और टाइम को देखते हुए ये दीर्घकालिक या अल्पकालिक दोनों हो सकते हैं, यानी वनस्पति और समय दोनों के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा समय को ध्यान में रखते हुए ये निर्भर करती है। किस बात पे निर्भर करती है? जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश की, सॉइल है, ये दो बातों पर निर्भर करती है, वनस्पति और टाइम ड्यूरेशन। ये टाइम ड्यूरेशन आपका शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के अंतर्गत प्रोफेसर वाडिया और कृष्णन मुखर्जी, ये दो पर्सन का नाम यहां से आपको ध्यान रखना होगा। किसका किसका? प्रोफेसर वाडिया और कृष्णन मुखर्जी। वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी। कौन कौन है? वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी। ये तीन व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित करा है। यानी कि इन तीन व्यक्तियों के जो है साइंटिफिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इन्हीं तीनों व्यक्तियों के साइंटिफिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहां से अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को मुख्यतः कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं, तो आप बताएंगे प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की मृदाओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। और एक बार फिर से आपको इस सेशन में, जैसा कि मैंने हर एक सेशन में आपसे एक ही बात बार बार बताया कि जो भी चीजें बताई जाती हैं पेशेंस के साथ पढ़ेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते चलेंगे, थोड़ा सा समझते चलेंगे, चीजों को थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझेंगे तो एक ही बार में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां। ठीक, अगला है दक्षिण पठार की प्राचीन, रवेदार और विंध्य शैली या बुंदेलखंडीय मृदा। यानी कि एक तो गंगा का विशाल मैदान है, दूसरा कौन सा है? दक्षिण के पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैली या बुंदेलखंडीय मृदाएं। तो जैसे ही आपको दक्षिण का पठार बोला जाए, दक्षिण के पठार से आपको ये विंध्य शैली वाली बात याद रख लेना है। जो दक्षिण का पठार है ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है ये विंध्य दक्षिण के पठार के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बार बार बताया है यूपी के डायरेक्शन में ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो जाएगा। साउथ में जो आपका कौन सा जिला हमने बताया है? सोनभद्र। तो हमेशा ही एक सेंटर जिला लेंगे, जैसा कि हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों जिलों के बारे में बताया। तो जैसे ही दक्षिण के पठार की बात करेगा स्टूडेंट, यहां से आपको ये सोनभद्र जिले के बारे में याद रखना है। सोनभद्र जिले को अपने संदर्भ में समझेंगे, इसको परिपेक्ष बनाएंगे, आधार बनाएंगे और इस बेस पर इस बात को समझ लेंगे कि ये दक्षिण पठार की जो मृदाएं हैं कैसी हैं? पुरानी है, रवेदार है, और इसी को क्या बोल दिया गया है? विंध्य शैली। ये विंध्य शैली यहाँ पर है ही है भाई आपका सोनभद्र में, और बुंदेलखंडीय भी है।
तो ये दो प्रकार की, ये आपका डिवाइडेशन हो गया, बंटवारा हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं यहां से गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं, गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं, और इस गंगा के विशाल मैदान की मृदा के अंतर्गत इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को 2 वर्गों में विभाजित करा जाता है। अब यहां से देखेंगे जो गंगा का विशाल मैदान है, गंगा के विशाल मैदान की मृदाओं को जो है 2 वर्गों में विभाजित करा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में इसको भी विभाजित करा गया। तो समझेंगे, सबसे पहले जो है वाडिया कृष्णन और मुखर्जी के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की, यानी कि गंगा के प्लेन की, और दूसरा दक्षिणी पठार की मृदा, ये 2 डिवाइडेशन हुआ। इसके अंतर्गत गंगा के विशाल मैदान में भी आपका 2 प्रकार का ये डिवाइडेशन देखा जा रहा है। कौन कौन सा बच्चा? तो एक हो जाएगा बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, दूसरी है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। किन किन नामों से जाना गया? बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। और ये दोनों के दोनों टर्म बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। इन्हीं बातों के आधार पर पूरी की पूरी सॉइल यानी कि मृदा की चर्चा आपसे की जाने वाली है। अगर आप इस बात को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे कि खादर कौन सी है, बांगर कौन सी है, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली हैं। सबसे पहले यहां से बांगर या पुरानी जलोढ़, बांगर या पुरानी जलोढ़, खादर या नवीन जलोढ़। अच्छा, एक तरीका बताएंगे यहीं से आपको। पहले तो ये दोनों के बारे में, गंगा के विशाल मैदान की बांगर या नवीन जलोढ़, बांगर या पुरानी जलोढ़, खादर या नवीन जलोढ़, ये 2 हो गई। अब इसको पढ़ते हैं, ये क्या बला है जो आपकी बांगर या पुरानी जलोढ़ है, खादर या नवीन जलोढ़ है। अच्छा भैया, अंग्रेजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारी बातें लिखी हैं। मैं आपको कुछ कुछ कॉमन चीजें अंग्रेजी में भी, आपका जो हिंदी में टफ है अंग्रेजी में बोल दिया करता हूं, तो यहां से थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम यहां से बात करेंगे बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में। किसके बारे में? बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में। जो बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा है, इसको बोल दिया गया है पुरानी जलोढ़ है। और बांगर से आपको हम एक बात ध्यान दिलाएंगे कि बांगर से आपको बंजर देख लेना है। यहां से कौन सी बात जोड़ लेना है, आपको अपने दिमाग में समझना है। जो बांगर है, बंजर क्या होता है? जो थोड़ा सा लेस फर्टाइल होता है, कम उर्वरा शक्ति होती है, जहां पर फसलें कम, जो आपका खादर की अपेक्षा बांगर में कम उगती हैं। सारी बातें हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बांगर है ये प्राचीनतम जलोढ़ है। जलोढ़ यानी कि काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। जो आपकी प्राचीनतम जलोढ़ है, अच्छा जलोढ़, यहां से एक टर्म आपने देखा जलोढ़। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजों को समझते चलेंगे भाई, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इसको पढ़ने के बाद। तो जलोढ़ क्या होता है भाई? जब नदियां बाढ़ लाती हैं तो बाढ़ में जो है ये दूर तक फैल जाती हैं। तो दूर तक फैलने के बाद जब फिर बाढ़ कम हो जाता है भाई, बाढ़ जब एक बार तो फैलता है फिर बाढ़ कम हो जाता है, तो ये एरिया है, मान लीजिए ये आपकी देखेंगे थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चरल वे में बताने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये आपकी नदी है और यहां ए बिंदु तक बाढ़ लेकर आई है, ठीक, और ये आपकी नदी है, ये मुख्य धारा है, और ये मुख्य धारा ए बिंदु तक बाढ़ लाई, और फिर दोबारा जब बाढ़ आई ये जो है बी तक ही जा पाई, या ए जो है इसका मैक्सिमम पीक पॉइंट है, यानी कि ए तक गई और ए के बाद अब बी पे आ गई। कहने का मतलब है ये प्राचीनतम जलोढ़ क्या होता है? जो नदियां हैं जब बाढ़ लाती हैं तो ये अपने साथ मृदा को काट कर ले जाती हैं, मृदा को काट कर बहा ले जाती हैं। तो जहां पर ये मृदा नदियों का बाढ़ जाता है वहां पर कुछ नवीन, यानी कि आप देखेंगे अगर इसको हम नदी मान लेते हैं स्टूडेंट, इसको नदी मान लेंगे तो इसके कुछ पास का जो हो जाएगा, जो नजदीक का किनारा होगा, इसका जो नजदीक का एरिया होगा, जो किनारा कह सकते हैं इसको,
जो किनारा होगा यहां पर क्या होगा, सबसे पहले मिट्टी और लास्ट में यहां तक आएगा, तो ये क्या कहा जाएगा, ये आपकी नवीन हो जाएगी, नई, और ये वाली बात क्या कहलाएगी, पुरानी कहलाएगी। कहने का मतलब जो नदी की धारा के समीप है वो आपकी नवीन जलोढ़ हो जाएगी, और जहां तक बाढ़ मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा है और उसके बाद वापस चला आया है, तो जो मैक्सिमम लेवल है वो आपकी प्राचीनतम जलोढ़। जल ओढ़ का मतलब जल को ओढ़ लेने वाली मृदा, साफ साफ बात है, जल को ओढ़ने वाली मृदा, ऐसा समझ लेंगे आप। आपके समझने की दृष्टि से इस जलोढ़ जैसे टर्म को बड़ा ही अच्छा हमने समझाया कि जो मृदाएं जो है, जो जल मृदा काट कर ले जाता है जहां पर नदियां बाढ़ लाती हैं, और जो मैक्सिमम लेवल तक, जैसा कि हमने बताया ए पॉइंट तक, वहां तक जाती हैं और फिर वापस आती हैं, तो नदी के किनारे की जो मृदा है उसे नवीन जलोढ़ बोलेंगी, और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो पुरानी हो जाएगी। पूछेंगे कैसे, भाई वहां तक गए थे और वहां से चले आए। मान लीजिए आपका घर अयोध्या में है, अयोध्या के आसपास की चीजें आपके लिए क्या लगेंगी, आपके लिए जो है पास की चीजें हैं, तो वहां पर आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करेंगे। तो बस यही वाली बात है कि वो आपकी नवीन जलोढ़ कहलाएगी, और थोड़ा सा दूर जब जाएगा वहां पर आपका परिचय कम होगा, आप चीजों को कम जो है वहां पर रेगुलेट कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए प्राचीनतम हो जाएगा। यानी कि दूर आप कभी कभी जाते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं, दूर का रिश्ता पुराना रिश्ता होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझना है इस प्राचीनतम जो आपकी हमने बताया प्राचीन जलोढ़ काप मिट्टी को, इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। अब बांगर के बारे में और कुछ टर्म पढ़ते हैं भाई। बांगर क्या होती है, बांगर मिट्टी परिपक्व होती है। अच्छा, परिपक्व बांगर जो परिपक्व मृदा होती है, इसमें आपका ये फास्फोरस और फिर चूना, चूना बोले तो कैल्शियम एवं ह्यूमस, इसकी पर्याप्त मात्रा होती है। यानी कि जो बांगर मृदा है इसमें फास्फोरस और कैल्शियम ये क्या होता है, ये पर्याप्त मात्रा में होता है, यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी होती है। ठीक, आगे क्या बोला है, जबकि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करी गई, और पोटास यानी कि पोटास, ये जो है इन पदार्थों की कमी पाई जाती है। अब हमने आपको बताया था कि कॉपी के कोने में क्या बनाएंगे भाई, एक नोट्स बनाएंगे, यहां पर कहीं पर भी एक कोने में लिख लेंगे नोट्स। अब नोट में क्या करेंगे भाई, जैसे कि ये आपकी बांगर मृदा है, यहां कहीं कोने में लिख लेंगे बांगर, और बांगर के सामने दो बातें लिखेंगे। कौन कौन सी बातें, एक तो सीधी बात लिख देंगे कि ये पुरानी जलोढ़ होती है, प्राचीनतम जलोढ़ होती है। क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक, और इसके साथ साथ दो पॉइंट और लिखेंगे। एक पॉइंट लिख लेंगे कमी वाला, कमी, और एक लिख देंगे यहां पर पर्याप्त, पर्याप्तता या पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, कमी हमने किसकी बताई भाई, तो कमी हमने बताया नाइट्रोजन की और पोटास की। ठीक, और पर्याप्तता किसकी बताई हमने, तो पर्याप्तता को यहां पर लिख लेंगे, ये हमने आपको बताया फास्फोरस का और कैल्शियम का। तो बस इजिली आपको ये दो तीन पॉइंट लिखने से जो आपकी ये बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा है ये क्लियर हो जाएगा, आपको साफ साफ पता चल पाएगा कि कौन सी बात इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है। यहां तक समझ में आ गई बातें। चलिए आगे देखते हैं। जो बांगर मिट्टी है, बांगर मिट्टी को दोमट भी कहते हैं, मटियार भी कहते हैं, बलुई दोमट कहते हैं, मूड़ या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सभी के सभी स्टूडेंट ये वाली बात को बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में जानते हुए इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो मृदाओं के अन्य नाम हैं, वैसे खासकर आप अगर यूपी का एग्जाम देंगे मृदाओं का या पूरे इंडिया का, तो ज्यादातर आपकी लाल मृदा के साथ साथ आपकी काली मृदा यानी कि रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे गए हैं। तो आपको ज्यादा जो पूछे गए वो तो पता ही होने चाहिए, लेकिन बांगर और खादर से भी खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो यहां से याद रख लेंगे, जो आपका बांगर मृदा है इसको एक नाम से दोमट, दोमट के साथ इसको मटियार, मटियार के साथ बलुई दोमट, और मूड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक,
इतनी बात यहां से आपने क्लियर कर लिया। आगे देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी एरिया है, अब पूर्वी एरिया कैसे आप जानेंगे? कल हमने जब क्लाइमेट पढ़ाया था वहां पर आपको बताया था, और जो आपका सबसे पहला लेक्चर हमने लिया था वहां पर भी हमने बताया था, और यहां पर भी बताएंगे भाई। ऐसी कोई सी बात नहीं है जो आपसे छूट जाए। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, अगर हम ऐसे छोटकू सा एक यूपी बनाते हैं बच्चा, चलो यहां तक छोड़ देते हैं, तो उत्तर प्रदेश का ये आप देखेंगे, ये तो आपका कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर, कुशीनगर, और यहां पर कुछ आपका पड़ेगा बलिया। कौन सा जिला है? ये आपका होगा बलिया। तो बलिया ही सबसे पूर्वी जिला है। बलिया के साथ यहां पर गाजीपुर, सोनभद्र नहीं होगा भाई, गाजीपुर, बलिया के साथ गाजीपुर, और आपका जौनपुर, जौनपुर के साथ आजमगढ़, मऊ, ये सारे के सारे जिले किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। ये बात तो आपको पता है अच्छे से। तो उसी को जैसे ही यहां पर कोई सी भी एक लैंग्वेज में बोला जाए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, आपको तुरंत टू द पॉइंट जैसे ही यहां पर आप देखते हैं वैसे आपके दिमाग में मैप उछल जाना चाहिए कि कहां पर है ये पूर्वी और कौन कौन से जिले हैं। क्योंकि एग्जामिनर जो है सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस किस नाम से जानते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को या बांगर मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देंगे इसे उपरहार मिट्टी कहते हैं। अच्छा, एक चीज देखेंगे, ये उपरहार मिट्टी से आपको एक थोड़ा सा इसको बिगड़ा कर क्या करना है? उपहार कर लेना है। क्या कर लेना है भाई? इसे उपहार कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे उपरहार कहते हैं, बांगर मृदा को, जिसे हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं, और इसे हम क्या कह देंगे? उपरहार। अगर आप उपहार याद रखेंगे तो बिल्कुल आप जो है एग्जाम में जैसे देखेंगे उपहार, कहेंगे हाँ हमने तो कुछ उपहार करके पढ़ा था। और कभी कभी ऐसा होगा आपको लगेगा कि हमने उपहार पढ़ा था, यहाँ पर उपरहार है। तो सही क्या लिखा है? ये उपरहार है। आप अगर उपहार करके यहाँ पर समझ लेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आपकी बांगर मृदा है इसको उपरहार के नाम से जानते हैं, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि उपरहार किसे कहा जाता है। ठीक, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब नई जलोढ़ के बारे में कुछ एक बातें कर लेते हैं। नई जलोढ़ को खादर या नई जलोढ़, खादर या नवीन जलोढ़ कह देते हैं इसे। खादर या नवीन जलोढ़ के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी बातें हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कह देते हैं? खादर कह देते हैं। अच्छा, नवीन और पुरानी तो हमने बता दिया, नदियों के द्वारा लाए गए बाढ़ की वजह से जो दूर तक होता है वो पुराना हो जाता है, ये नया रहता है। ऐसे करके आप समझ लेंगे। हमने आपको भी एक परिपेक्ष बनाया, संदर्भ बनाया कि आपके आसपास का एरिया आपके लिए क्या होगा, आप वहां पर ज्यादा काम कर पाएंगे। दूर एरिया जो पुराना रिश्ता होता है वो प्राचीन होता है, ऐसा करके। ठीक, चलिए नवीन जलोढ़ यहां से मिट्टी जो है इसे खादर कहेंगे। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है। अब यहां से भी एक चीज देख लेंगे, अगर नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है बच्चे, तो यहां से आपको तराई क्षेत्र के बारे में कल ही हमने बताया है। तराई क्षेत्र को हमने कौन कौन सा बताया? तो हमने आपको यहां से उत्तर से सहारनपुर जिले से लेकर, और हमने कहां तक बताया था कल? आपको श्रावस्ती जिले तक बताया था। श्रावस्ती ये तो आपका तराई हमने कृषि के परिपेक्ष में बताया था। तराई आपका सहारनपुर से कुशीनगर तक लग जाता है। कहां तक? कुशीनगर का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आपका तराई क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक, और इसी को बोला जा रहा है कि खादर मिट्टी जो नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में, तो तराई क्षेत्र में हमने नमी भी आपको बताई। हमने बताया था अभी कल के ही क्लाइमेट वाले चैप्टर में हमने बताया कि जो नमी है या आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, ये पूरब से पश्चिम जाने पर घटता है। यानी कि पूरब आपका क्या है? ये तराई वाला है, और उत्तर से दक्षिण आने पर भी ह्यूमिडिटी घट जाती है। ऐसा हमने बताया था। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल तरोताजा है, आपने बताया था। ठीक,
तो ये नदियां जो है खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात कहता है कि खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी का तरीका कैसा है भाई? ये हल्के रंग की होती है और थोड़ा सा छिद्रयुक्त होती है, छिद्रयुक्त और महीन कणों वाली होती है। ठीक, जो खादर मिट्टी है ये बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति देती है। और ये वाले लाइन को सभी के सभी बच्चा लोग घोल के पी जाएंगे। पूछेंगे कैसे घोल के पिएंगे? तो हमने जैसे कि बताया कि आपका घरवा कहां पे बताया, हमने अयोध्या में बताया। तो अयोध्या के आसपास एरिया में आप जितने अच्छे से काम कर पाओगे वो क्या है? वो आपका कैपेसिटी है, क्षमता है, या आपकी ऊर्जा शक्ति है। और दूर के एरिया में जो दूर का रिश्तेदार है उसे आपका कम टचअप रहता है, या ऐसे मान के चलेंगे, वास्तविकता में नहीं जाएंगे, इसको समझ लेंगे, बस मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक, दूर वालों से आपका कम कैचअप रहता है, कम टचअप रहता है, तो वहां पर आप कोई काम इजिली नहीं करा सकते हैं। ऐसे ही जब नदियां जो मैक्सिमम एरिया है और नदी के किनारे का जो क्षेत्र है यहां पर ये ज्यादा अपना प्रभाव दिखाएगी, दूर में कम दिखाएगी। तो कहने का मतलब जो नवीन जलोढ़ या खादर है ये जो है मैक्सिमम फर्टाइल है, और किसकी अपेक्षा? बांगर की जो दूर की मृदा है जो पुरानी है, पुरानी या बांगर मृदा की अपेक्षा खादर या नवीन जलोढ़ मृदा ज्यादा फर्टाइल है। यही बात बोली गई कि खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। और हमने एक बात से और कंफर्म कराया कि बांगर से आपको बंजर जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है? बांगर से बंजर, क्योंकि ये जो है खादर से कम उपजाऊ है। समझ में आ गई बात? यहां तक पूरी की पूरी बातें हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप गई होंगी। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटास एवं मैग्नीशियम की अधिकता, किसकी किसकी? चूना, पोटास एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। खादर मृदा में चूना बोले तो कैल्शियम और पोटास और इसके साथ मैग्नीशियम की ये क्या होती है? अधिकता होती है। जबकि यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा नोटिस करेंगे, इस खादर और बांगर को आप चाहेंगे तो अपने तरीके से एक लाइन खींचकर एक तरफ खादर एक तरफ बांगर करके दोनों को तुलनात्मक अध्ययन से भी आप इसको समझ सकते हैं, किसमें किसकी कमी है और किसमें किसकी अधिकता है। वैसे यहां पर बिल्कुल टू द पॉइंट हमने समझा दिया कि जो आपकी खादर मृदा है इसमें चूना, पोटास और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम, पोटास एंड मैग्नीशियम की, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की ये कमी पाई जाती है। ठीक, समझ में आ गई ये वाली बात? चलिए आगे देखते हैं। खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ बोल देते हैं। नवीन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि जो खादर या नवीन जलोढ़ मृदा है इसको किन किन नामों से जानते हैं स्टूडेंट? तो इसको जलोढ़ जानते हैं, नवीन जलोढ़, बलुआ, सिल्ट या मटियार दोमट, ये सारे के सारे नामों से इसे हम जानते हैं। और खादर कहां पर पाई जाती है? तो सबसे पहले हमने बताया कि ये नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहां पर? जहां पर नदियां बाढ़ लाती हैं यहां पर खादर पाई जाती हैं। याद रखेंगे ये सभी के सभी लोग। ठीक, चलिए अब इसके आगे बात कर लेते हैं भाई। खादर और बांगर आपने देख लिया, अब आगे देखते हैं यहां से। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी राज्य के झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती हैं। ठीक, यहां से आपको ध्यान रखना है लाल एवं काली मिश्रित मृदा के बारे में। किसके बारे में बोला गया? रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सॉइल के बारे में। रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सॉइल के बारे में बताया गया कि ये जो है उत्तर प्रदेश के झांसी डिवीजन के साथ साथ मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र और सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज। अच्छा, अब सोचेंगे ये कैसे जुड़ेगा?
तो जो प्रयागराज है ये अपनी सीमा इस मिर्जापुर के साथ साझा करता है। ठीक, मिर्जापुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हैं कि झांसी के बाद झांसी डिवीजन मिर्जापुर और सोनभद्र और प्रयागराज जिलों में, और प्रयागराज जिले का करछना और मेजा तहसील लाल और काली मिश्रित मृदा यहां से पाई जाती है। तो सीधे ही आपका क्वेश्चन पूछता है कि लाल एवं काली मिश्रित मृदा प्रदेश के किन क्षेत्रों में पूछ लिया जाएगा, या सीधे पूछेगा किन जिलों में पाई जाती है। तो आपका जवाब क्या आएगा कि ये झांसी डिवीजन, मिर्जापुर और प्रयागराज सोनभद्र, प्रयागराज का करछना और मेजा तहसील, ये सारे के सारे लाल एवं काली मिश्रित मृदा के क्षेत्र हैं। ठीक, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे क्या बोल रहा है, इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी कैसी है, लाल है। यानी कि जैसे ही आपको पठारी बोलेगा वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग को समझना है। किसको समझना है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग। और दक्षिणी भाग में खास करके कौन कौन से जिले बच्चे, तो इसमें आपको 2 जिले खास करके सोनभद्र, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर। जैसे ही आपको पठारी के बारे में बताए या दक्षिण का पठार बताए तो तुरंत ही आपको उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले सोनभद्र को समझना है, सोनभद्र से लगा हुआ आपका मिर्जापुर, दोनों के बारे में आपको समझ लेना है। ठीक, और क्या बताया गया, पठारी भाग में मिट्टी लाल है एवं 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है भाई, अब यहां से भी इसका डिवीजन हो गया कि जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पठारी भाग है, वहां की मृदा लाल है और इसमें ये 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है, एक तो बताया यहां से परवा और राकड़ा। परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, यानी कि पड़वा और राकड़ा ये 2 प्रकार की है। परवा हल्की रेतीली, ये यहां से देखेंगे भाई, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। पड़वा और राकड़ा ये एक मृदा हो गई और ये दूसरी हो जाएगी पड़वा हल्की रेतीली, या इसी को रेतीली दोमट बोलेंगे। जबकि राकड़ जो है ये कहां पर, ये राकड़ कैसी है, राकड़ क्षारीय मृदा है। यानी कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा को 2 भागों में हमने यहां से दिखाया। कौन कौन सी बात दिखाई, तो पहला तो परवा और राकड़ा, दूसरा है परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट। और इसमें जो राकड़ा है ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर क्षारीय है। ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे भाई। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं एग्जामिनर के द्वारा कि जो दक्षिणी पठारी भाग की लाल मृदा के अंतर्गत राकड़ा मृदा आती है, इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव कैसा बताएंगे, ये क्षारीय है, यानी कि ये आपका क्षारीय नेचर की है। ठीक, ये वाली बात आपने क्लियर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। यहां से अगला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, भाभर के समांतर बोल रहा है कि भाभर के समानांतर निचले भागों में तराई क्षेत्र विस्तारित है और यहां की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस मृदा में गन्ना एवं धान की अच्छी पैदावार हो जाती है। यानी कि ये भाभर के बारे में बताया, भाभर के समानांतर निचले क्षेत्र पर बताया। कहां पर, भाभर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। अच्छा, यहां से आपको तराई क्षेत्र तो बिल्कुल पता चल गया है। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां से टॉप से आपको सहारनपुर जिला और यहां नीचे हमने कुशीनगर तक बताया। कहां तक, कुशीनगर को हमने बताया, मेंशन करा। ये आपका क्या है, तराई। तो आपका यूपी जब ऐसे आएगा, ये तराई क्या बोला गया कि भाभर के ही समानांतर। तो भाई अगर आपने गणित पढ़ा होगा तो समानांतर क्या है, ये कटेगा नहीं, कहीं पर सीधा ही सीधा चला जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप क्या समझेंगे कि ये तो तराई है और इसी के ऊपर जो है ये वाला है भाभर। यानी कि ये आपका इधर पीलीभीत जो आपका बाउंड्री बनाएगा नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ साथ ये आपका उत्तराखंड के साथ साथ।
तो इधर का जो देखेंगे इसी के समानांतर ये है तराई, और इसके समानांतर वाला जो क्षेत्र है ये है भाभर के समानांतर तराई। तो ये भाभर और इसी के समानांतर ये तराई क्षेत्र, और इसी तराई क्षेत्र की बात कर रहा है। तराई क्षेत्र जैसे ही आएगा स्टूडेंट, वैसे ही आपको समझना है कि ये नम भूमि के बारे में बात कर रहा है, नम भूमि के बारे में, या जो है नमी के बारे में बात कर रहा है, या यहां पर आपका जो वाटर अवेलेबिलिटी है, जल की उपलब्धता जो है, जल की उपलब्धता ये ठीक ठाक है, यानी कि मैक्सिमम है, ठीक है। तराई क्षेत्र में क्या है, नदियां बाढ़ लाती हैं, यहां पर खूब जो है जल भरा रहता है, और एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ये जल प्लावित क्षेत्र होता है। और इसीलिए यहां पर बोला गया कि 2 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी फसलें बच्चा? एक तो गन्ना और धान। गन्ना और धान की अच्छी पैदावार होती है। कहां पर बताया गया? ये तराई क्षेत्र में बताया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अच्छे से उगाई जाती हैं। ये तो हम एग्रीकल्चर में सारी की सारी बातें पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर सॉइल की दृष्टि से जो भी एक इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको भी समझेंगे। तो तराई क्षेत्र में दलदली है, कैसा बताया गया? दलदली है, नम है और समतल है। तो ये सारी की सारी कंडीशन किसके लिए फुलफिल है? गन्ना और धान के लिए। अब एक बात यहां से ध्यान रखेंगे बच्चा लोग, जो गन्ना है ये मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट वाली फसल है। जो गन्ना है ये सबसे ज्यादा जल चाहने वाली फसल है। अब कुछ एक विशेष स्टूडेंट हमेशा धान के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ गन्ना या तो ना होता होगा या तो सिंचाई नहीं करते होंगे। भाई जो धान है, धान में पानी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है। आप देखेंगे बरसात भर में आपका ये धान जो है कटपिट के तैयार हो जाता है। जुलाई अगस्त में बोया जाता है और ये आपका काट पीट लिया जाता है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर नवंबर के पहले ही कट पीट के फिर आपकी खरीफ की फसलें बो दी जाती हैं। तो देखेंगे ये कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की है। तो भाई वैसे भी ये शॉर्ट ड्यूरेशन की है, और आपको लगता है कि पानी भरा रहता है धान के खेत में, वैसे पानी भरा रहता है हमेशा, तो आपको लगेगा कि ज्यादा जल इसी को चाहिए होता है, लेकिन नहीं। हमेशा आपको ध्यान रखना है जो शुगर केन है, गन्ना है, ये सबसे ज्यादा जल मांग वाली फसल है। इसको सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है अगर बात किया जाए अपने तराई क्षेत्र में गन्ना और धान की कंपैरिजन में। ठीक, समझ में आ गई पूरी की पूरी बात, क्यों तराई क्षेत्र में गन्ना और धान हो जाते हैं? नमी है, दलदली है, और पानी की जो आवश्यकता है ये पूरी हो जाती है अच्छे से। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट पर आएंगे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ या काप मिट्टी का विस्तार है। तो यहां पर हमने आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से गंगा यमुना के दोआब को आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए हमने ये वाली बात आपके लिए इंक्लूड रखी है। ये अपने देश की राजधानी है दिल्ली, यहां से ये यमुना रिवर है दिल्ली में, और ये जो है अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है ये किसके किनारे है भाई? किस नदी के किनारे? तो ये आपकी गोमती नदी के किनारे है। और ये गोमती, जब हम आपको नदियां पढ़ाएंगे तो नदियों में आपको बताएंगे ये गोमती जो है गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गाजीपुर में ये कैथी नामक स्थान पर। कहां पर? गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पर ये गंगा में मिल जाती है। किससे? गंगा में मिल जाती है। ठीक, अब यहां से आपको समझना है कि बोला गया रामगंगा और गंगा यमुना। सिर्फ आपको इत्मीनान से पढ़ना है, हर एक बात आपको मैं क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा, और ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जिसपे आपको जरा भी शंका संदेह रह जाए। बस करना क्या होगा, आपको हमारे साथ सूक्ष्मता से हर एक बात को सुनना है, और जहां पर ये पेन चले या मेरे द्वारा मौखिक रूप से कुछ बताया जाए उस पर गौर करेंगे। ठीक, तो गंगा यमुना का जो मैदान है यहां से, इसके अंतर्गत बताया गया कि गंगा यमुना के दोआब में जलोढ़ या काप मिट्टी का विस्तार है, और उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है।
सर्वाधिक क्षेत्रफल बोले तो कितना, तो ये लगभग आपका 43% क्षेत्रफल पर, कितना, लगभग 43% क्षेत्रफल पर जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी का विस्तार है। और इसीलिए क्या बोला गया स्टूडेंट, इसे मैक्सिमम बोल दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और कौन कौन सी, जलोढ़ एवं दोमट मृदा, यानी कि ये आपकी एलुवियल सॉइल के बारे में बताया गया, सबसे ज्यादा है। ठीक, और इसके अंतर्गत आपको यहां से गंगा यमुना दोआब याद रखना है। गंगा यमुना का संगम कहां पर होता है, अगर देखा जाए तो गंगा यमुना का संगम अगर हम देखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं भाई, गंगा यमुना का संगम, जो संगम नगरी प्रयागराज है, कौन सा है बच्चा, संगम नगरी प्रयागराज है। तो गंगा यमुना का संगम कहां पर हो जाता है, प्रयागराज में हो जाता है। जो यमुना है ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से करती है बच्चे, तो नदी में तो हम पढ़ाएंगे ही नदियों वाले चैप्टर में, यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो यमुना का प्रवेश होता है फैजाबाद से, कहां से हो जाता है, फैजाबाद से। लेकिन ये फैजाबाद कौन सा है भाई, ये सहारनपुर जिले का फैजाबाद है। सहारनपुर जिले के फैजाबाद से ये यमुना जो है प्रवेश करती है। ठीक, और सहारनपुर अपने उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर है, तो कह सकते हैं यमुना का प्रवेश उत्तरी छोर से होता है, सहारनपुर के फैजाबाद से। और इसके बाद ये जो है यहां पर हमने बताया संगम कहां पर हो जाता है, प्रयागराज में। तो ये गंगा यमुना दोआब, इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र हैं ये इसमें सम्मिलित करे जाते हैं। और जलोढ़ मृदा जो है ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो अब बताएंगे सभी लोग कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई। जो भी बिंदु यहां पर लिखे गए उसको आपने मैप को अच्छे से एनालाइज कर लिया और आपके दिमाग में ये चीजें चलने लगी कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत हो सकते हैं। अब यहां पर राजधानी लखनऊ को हमने मेंशन कर दिया, तो ये भी जो है इसके मध्य मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है। हमने आपको जब एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ाया था कल, उसमें भी हमने आपको ये सारी बातों को मेंशन कराया था। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, सिकटा या करियाल एवं धनका भी कहा जाता है। तो भाई ये वाली बात आपको याद रखना है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। जो इसके लोकल नेम होते हैं, लोकल नेम जो होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी से अगर दैनिक जीवन में आप देखेंगे तो लोकल नेम से ही आदमी ज्यादा आपका फेमस हो जाता है। जैसे आपका गांव घर का जो नाम है तो आसपास 4 6 10 किलोमीटर जो भी आपका रेंज होगा वहां पर लोग आप उसी नाम से ज्यादातर जानते होंगे। तो बस सेम यही बात है कि जो क्षेत्रीय भाषा का नाम है किसी भी मृदा का या किसी भी एक विशेष वस्तु का, जगह का, वो ज्यादातर आपका अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो याद रखेंगे दोमट मृदा एवं बलुई मृदा को क्षेत्रीय भाषा में सिकटा, करियाल एवं धनका, सिकटा, करियाल एवं धनका। और कहेंगे याद कैसे होगा, तो 2-3 बार पढ़ लेंगे कि दोमट एवं बलुई मिट्टी को सिकटा, करियाल और धनका नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं भाई। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। अब यहां से और एक बात क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है जहां पर कभी जो है बाढ़ का पानी एक आध बार पहुंच गया है, अब नहीं पहुंच रहा हुआ है। तो इसी को बोला गया कि जो आपका गंगा यमुना का दोआब है, इस क्षेत्र में क्या बोला गया, बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है। ऊंचे मैदानी भागों का कहने का मतलब क्या है कि नदी के बाढ़ का जल वहां तक मैक्सिमम कभी कभी पहुंचता होगा, अदरवाइज नहीं पहुंचता है। जैसा कि हमने बताया ए पॉइंट उसका मैक्सिमम रीच पॉइंट है, तो उससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा, तो कभी कभी वहां तक पहुंचता है, अदरवाइज नहीं पहुंचता है। तो ये कहा जाएगा कि ये ऊंचे मैदानी भाग है जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। ये बांगर मिट्टी आपके गंगा यमुना दोआब की बात चल रही है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मूढ़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। अगर मूढ़ मृदा के बारे में पूछा जाए तो मूढ़ मृदा कैसी होती है बच्चा,
ये हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। अब एक चीज ध्यान देंगे, वो जो मिट्टियों का हर एक मिट्टी के अंतर्गत वैसा हमने कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। जो पर्टिकुलर मिट्टी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसी को हमने इंक्लूड करा है। जहां से आज तक कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसको हमने बिल्कुल ही अपने जो है इस नोट्स से हटा दिया है। हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर गत वर्षों से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। तो हम उसी पर फोकस करते हैं जो पढ़ना है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहां से हमने बताया मूड हल्की दोमट एवं बलुई मिट्टी होती है, इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले पॉइंट पर। तो ये आपकी मिट्टियां हो गई, एक तरफ से मैदानी हो गई और गंगा यमुना का दोआब हो गया। अब यहां से हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडीय मृदाओं के बारे में। किसके बारे में? बुंदेलखंडीय मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है ये अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। इसका एरिया भी बड़ा है और ये अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। और हमने शुरू से ही आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो जिले सम्मिलित हैं, ये कितने जिले सम्मिलित हैं भाई? तो 7 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक, अब शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंडीय मृदाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आ जाओ भाई, सबसे पहले हम देखते हैं यहां से बुंदेलखंडीय मृदा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडीय मिट्टी कहते हैं। तो एक बात यहां से अच्छे से क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट करके खूब अच्छे से सजा लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण का पठार है, हमने क्या बताया, जो आपका दक्षिण का पठार है, दक्षिणी जिले सोनभद्र मिर्जापुर से जोड़ते हुए आपको ये पूरे के पूरे बुंदेलखंड को समझना है। ठीक, अब यहां पर मृदाओं को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में भोंटा, मांड या मार, कावड़, पड़वा या परवा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। तो बुंदेलखंड में आप देखेंगे 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 प्रकार की मृदाओं को सीधे के सीधे आपसे बता दिया गया एक साथ कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है। भोंटा, मांड को क्या कहते हैं? मार मृदा कह देते हैं, या कावड़ या पड़वा को परवा भी कह देते हैं, और राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कावड़ मृदा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो भाई आपको ध्यान रखना होगा कि ये दक्षिणी पठार के जिले हैं और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो वहां से 7 जिले जो हैं उनमें से कोई सा एक दिया रहेगा, आपको वहां से टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक, अगली बात क्या बोली गई, इस क्षेत्र की काली मृदा को क्या बोलते हैं? करेल बोलते हैं, कपास बोलते हैं अथवा रेगुर नामों से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखेंगे, हमने शुरू में ही आपसे बताया जो काली मृदा है बच्चा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया की सॉइल पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपी की सॉइल पढ़ेंगे तो भी आपका ये ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब सबसे पहले देखेंगे काली मृदा को क्या कहते हैं? करेल कह देते हैं। इसे कपास अथवा रेगुर आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसे कपासी मृदा कह देते हैं, करेल कह देते हैं और रेगुर मृदा। अब यहीं पर एक छोटी सी बात करेंगे कि इसमें किन किन फसलों की कृषि की जाती है, या कृषि क्या सीधे सीधे फसल ही लिखते हैं। जो काली मृदा है इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो सबसे पहले इसे कपास मृदा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कपासी मृदा। तो कपास के साथ गन्ना, कपास गन्ना, और इसके साथ भाई यहां पर तो फसलें मेंशन ही है, हम काहे लिए मेहनत कर रहे हैं भैया। चलो यहां से पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा का नाम याद रखेंगे। प्रदेश में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में ये काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर एवं तिलहन इसकी क्या है? प्रमुख उपजें हैं। यानी कि यहां से आपने देखा
प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में। तो काली मृदा बुंदेलखंड के किन किन जिलों में है भैया, बताएंगे कि जालौन में है, झांसी में है, ललितपुर, हमीरपुर, और ये सारी की सारी जिले क्या हैं, ये किसके लिए हैं, काली मृदा के लिए हैं। अब आओ यहां से फटाफट से हम पहचान भी लेते हैं कौन कौन सा है भाई। यहां से सबसे पहले आपको बताया गया जालौन के बारे में। कहां से, ये है आपका जालौन, ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये है झांसी और ये है हमीरपुर। कौन कौन सा बोला गया, जालौन, झांसी और हमीरपुर। अरे यही तो बोला गया था भाई, देखो जालौन, झांसी, हमीरपुर और ये ललितपुर है भाई। जो लटक रहा हुआ है ये कौन सा है, ललितपुर है। अब ये आपके जिले कौन कौन सी हैं, इसको बेहतरीन तरीके से भाई जोड़ेंगे। ये आपका एक जालौन, हमीरपुर और झांसीपुर और झांसी और हमीरपुर। ठीक, ये जिले किसके लिए जाने गए भाई, ये काली मृदा के लिए जाने गए, काली मृदा के लिए जाने गए। तो मैप के सहायता से अगर आपने चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ लिया कि काली मृदा का क्षेत्र कौन कौन सा है, जालौन है, हमीरपुर है, झांसी है और ललितपुर है, और ये सारे के सारे जिले आते किसके अंतर्गत हैं, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत सम्मिलित जिले हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें से कुछ और बातें समझ लेते हैं भाई। अगर मैप आ ही गया है तो इसमें समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा करा कि दक्षिणी पठारी मृदाएं, तो ये आपका कौन सा जिला है, सोनभद्र, जो नीचे सबसे है। सोनभद्र के बगल में ही हमने बताया मिर्जापुर है, सोनभद्र और मिर्जापुर, और इसके साथ साथ कौन सी, ये आपकी बुंदेलखंडीय मृदाएं। तो जो आपका कंकरीली पथरीली है, विंध्य की मृदाएं हैं, विंध्य की मृदाएं ये हो जाएंगी आपकी विंध्य की मृदाएं, यानी कि जो विंध्य की मृदाएं हैं ये दक्षिणी पठार, सोनभद्र से आपको समझ लेना है, सोनभद्र, मिर्जापुर। और काली मृदा या लाल मृदा के लिए आपको यहां से ये बुंदेलखंड के बारे में समझ लेना है। समझ में आया, ये सारे के सारे जिले हैं आपके। यहां से देखेंगे तो ये हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा और ये बांदा वगैरह, चित्रकूट भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक हो गए भाई ये सारे के सारे जिले। अब इसके अंतर्गत कुछ और बातें बोला गया। यहां से बोला गया बेरी ड्राई। बेरी ड्राई का मतलब क्या है, ये जो जिले यहां से देखेंगे महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, ये क्या है जो रेड वाले हैं, ये बेरी ड्राई, यानी कि यहां पर बाढ़ का पानी बहुत कम ही पहुंच पाता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये आपका आगरा, फिरोजाबाद, ये जितने भी जिले हैं ये नमी के बारे में बताया गया। यहां से ये सही से क्या है, ये मॉइस्चर का मैप है, और मॉइस्चर नमी के बारे में, यानी कि जहां पर कम नमी रहती है, यानी कि सूखा लगभग रहता है, या ज्यादा जो है दलदली नहीं होती। जैसे तराई क्षेत्र को आपने पढ़ा कि खूब ज्यादा वहां पर दलदली होती है, नम होता है, गन्ना और धान की फसलें वहां पर ठीक ठाक हो जाती हैं। ये आपका कौन सा है, ये जहां पर बाढ़ का जल जो है कम ही पहुंचता है, ये रायबरेली है, आपका जौनपुर है, ये सारे के सारे जिले। ठीक, काली मृदा को आपने यहां से देख लिया। अब हम आगे कुछ बातें कर लेते हैं, आगे की बातें। अच्छा, यहां से थोड़ा ब्लू वाला जो है बेरीबेट जिला कौन सा है भाई, सबसे गीला वाला, तो आप देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ सबसे गीला कौन सा है, ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो है इसको नमी के मामले में बताया गया कि सबसे गीला है, और ये क्या है, ये नेपाल है, पूरा का पूरा आपका नेपाल जो है अपनी सीमा साझा कर रहा हुआ है। कहां तक, तो ये महाराजगंज तक। महाराजगंज बफर जोन बनाता है जो नेपाल और आपका बिहार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इसको तो हमने पहली क्लास में ही आपको बताया था। ठीक, तो याद रखेंगे। वेट कौन सा है भाई, तो ये वाला, ये सीतापुर जिला है, और यहां से ये राजधानी लखनऊ भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि सीतापुर और वेट, यानी कि जो थोड़ा सा गीला है, नम है, सीतापुर और राजधानी लखनऊ की बात कर लेंगे। यहां से देखा गया कि मीडियम सा कौन सा है, मीडियम यानी कि कम नमी वाला, मध्यम नमी वाला,
तो ये बलरामपुर जिला आपका यहां से दिया गया है, और थोड़ा सा बस्ती का भी किनारा है। फर्रुखाबाद में भी थोड़ा सा गीला है, मीडियम वाला। और ये पूरा का पूरा एक तो ज्यादा गीला है, वेट, लखनऊ और सीतापुर, और ये सारे मिलाकर किस में आ जाते हैं, मीडियम मॉइस्चर के अंतर्गत। ठीक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ लिया आपने, नमी कहां पर है, कहां पर कम है, इसके आधार पर अगर आपसे फसलों के बारे में पूछा जाएगा, आगे चलकर आपसे पूछा जाएगा वर्षा का क्या विस्तार है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ठीक, अब यहां से ड्राई, ये वाला बिल्कुल ड्राई है। अब देखेंगे भाई ये वाली चीज कहां पर है, सबसे जो है ये वाला एरिया है। देखेंगे ये आपका उन्नाव हो गया, फिरोजाबाद, बस्ती, गोंडा, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका ड्राई है, सूखा है। और ये ललका वाला जो है पूरा लाल लाल क्या है, ये पूरा बेरी ड्राई है। मॉइस्चर की बात चल रही है नमी के मामले में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे कुछ और बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं यहां से, भांटा जो है, भांटा ये बिंद मिट्टी बिंद पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अभी आपने देखा विंध्य को किस हमने कहां से बताया, सोनभद्र मिर्जापुर को बताया। यहां पर भांटा मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, अगली बात देखेंगे, जो माड़ आपने देखा, माड़ या मार मिट्टी, ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। अच्छा, एक बात छूट गई भाई आपकी काली मिट्टी के बारे में, यहां पर नोट करेंगे, बिल्कुल दिमाग से ही हट रहा था और जस्ट याद आ गया। चलो, काली मिट्टी के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, क्या है इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। किसके लिए, स्वतः जुताई या सेल्फ प्लॉइंग के लिए जानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत संकुचन और यानी कि शिथिलन और संकुचन का गुण होता है, फैलने और सिकुड़ने वाला गुण होता है। यहां पर लिख भी लेते हैं, स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है क्योंकि इसमें फैलने एवं सिकुड़ने, फैलने एवं सिकुड़ने का गुण होता है। जो ब्लैक सॉइल है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत याद रखेंगे कि इसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको सेल्फ प्लॉइंग बोलते हैं, स्वतः जुताई के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको स्टार करके लिख लेंगे भाई, जितना भी स्टार हो सके, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से, कि ये कैसी होती है, स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। कौन सी, ब्लैक सॉइल। यहां से देखेंगे जो माड़ या मार मृदा है, ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, दोनों इसी का नाम है, इसी के समान कैसी होती है, चिकनी होती है। तो पूछा जाएगा कौन सी एक ऐसी मृदा है जो काली मृदा के समान चिकनी होती है, तो क्या बताएंगे भाई, बताएंगे माड़ या मार मिट्टी जो है ये काली मृदा के समान चिकनी होती है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, जो माड़ या मार मिट्टी है, इसमें सिलिकेट, लोहा एवं एल्युमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब यहां से देखेंगे, ये सिलिकेट की बात करा है, सिलिकॉन का, और फेरस लोहा की बात करा है, और एल एल्युमिनियम की बात करा है। ये सारे के सारे सिलिकॉन, फेरस और एल्युमिनियम की इसमें क्या पाई जाती है, ये सारे के सारे खनिज पाए जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, और जब खनिज हम पढ़ाएंगे आपको यूपी के मिनरल्स, तो ये आपको हेल्पफुल होगा कि किस क्षेत्र में कौन से खनिज पाए जा रहे हैं। तो ये मिट्टी के आधार पर आप अपने दिमाग में चीजों को घुमा फिरा कर समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अगली बात कर लेते हैं यहां से मॉन्ट मृदा के बारे में। मॉन्ट मृदा जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है, और इस मिट्टी में चूना अधिक पाया जाता है, बोले तो कैल्शियम अधिक पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो गया भाई, पूर्वी क्षेत्र जैसे ही बोला जाए आपको बलिया, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़, जौनपुर, ये सारे के सारे जिले जो है किसके अंतर्गत, देवरिया, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आ जाते हैं। ईस्टर्न यूपी का पार्ट है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं। ठीक, बोला जाता है पूर्वांचल। तो पूर्वी क्षेत्र जैसे बोला जाए, वहां पर आपको ध्यान रखना है, पूर्वी क्षेत्र में मांट मिट्टी पाई जाती है, और इसमें कैल्शियम और कैल्शियम की अधिकता, चूना बोले तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। अच्छा, एक बात से इसको याद दिलाएं,
पूर्वांचल वाले बात बात में चूना लगा देते हैं, ऐसा याद कर लेंगे। ठीक, अब वो सही है कि गलत है इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बात बात में चूना लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे जो है इसको समझ लेंगे कि चूना की अधिकता पाई जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो मृदा है। कौन सी मृदा है बच्चा? तो ये है मांट मृदा, यानी कि मांट मिट्टी। ठीक, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। अच्छा, ये बात आपको तब पता चल पाएगी जब आप यमुना रिवर सिस्टम को समझ पाएंगे। यमुना कहां कहां से प्रवाहित होती है? तो यमुना आपका सहारनपुर से इंटर करती है। कहां से? सहारनपुर से इंटर कर देती है उत्तर प्रदेश में, और इसके किनारे आपका आगरा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? आगरा एक आपका जिला हो जाता है। आपका मथुरा भी हो जाता है, यमुना बैराज है, याद रखेंगे। ठीक, तो ये यमुना के अंतर्गत, और इसी यमुना की सहायक ट्रिब्यूटरीज कुछ हैं। कौन कौन सी हैं? केन है, बेतवा है, और आपकी केन है, बेतवा है, और एक चंबल है। चंबल इटावा से मिलती है, केन जो है बांदा से मिल जाती है यमुना में, और बेतवा हमीरपुर से मिल जाती है। तो आपने जोड़ लिया, नदियों में तो हम अच्छे से जोड़ेंगे ही, यहां पर बातों बातों में हमने जोड़ दिया आपको कि ये हमीरपुर में पड़वा मिट्टी, जालौन में और यमुना के ऊपरी जिलों में, तो ये सारे के सारे आपको कनेक्ट हो गए होंगे। ऐसे ही चीजों को पढ़ना है, और जब भी आपसे कोई भी नदी के बारे में बोला जाए, किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इकोनॉमिक जोन, तो तुरंत आपके दिमाग में जिले चल जाने चाहिए। जिले जब आपको चलने लगेंगे तो समझ लो आपने यूपी को बढ़िया से समझ लिया। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। जो पड़वा मिट्टी है ये हल्के लाल रंग की होती है। कैसी होती है? ये लाइट रेड होती है, हल्के लाल रंग की, यानी कि लाइट रेड कलर की होती है पड़वा मिट्टी। कहां पर पाई जाती है? हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिले में पड़वा मृदा। ये सारी की सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं। हमने शुरू में ही बताया सेशन के शुरुआत में कि हर एक लाइन यहां पर आपका एक क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको ध्यान रखते हुए काम करेंगे या पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो राकड़ मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी ढलान, फिर से आपका दक्षिणी पर्वतीय आ गया, दक्षिणी पर्वतीय पठारी। तो सोनभद्र, मिर्जापुर को बेस बनाते हुए इन बातों को आपको समझ लेना है, और उसके आसपास के जो जिले जैसे कि हमने बताया चित्रकूट, मिर्जापुर, ये सारे जिले। ठीक, कौन सी मृदा पाई जाती है? राकड़ मृदा पाई जाती है। चलिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया भाई? ये अंग्रेजी वाला बिल्कुल अनसुना कहते हैं, अनसुना अनलिखा, ऐसे ही है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे जिनका भी अंग्रेजी माध्यम होगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी देखते हैं यहां से। लाल मृदा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं झांसी जिले में पाई जाती है। इसको बड़े अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट बात करके नोट करेंगे बच्चा लोग, क्योंकि मृदा के शुरुआत में ही हमने बताया कि जो काली मृदा है और जो लाल मृदा है, यहां से क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे गए हैं। और खास करके ये झांसी वाला कई बार पूछा है कि लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले से पाई जाती है, बार बार पूछा गया है। तो इसको रट जाएंगे, घोल के पी जाएंगे। और आपको वाईटी पर, यूट्यूब पर सारी चीजें मैं तो एमसीक्यू में बेहतरीन तरीके से करवाता हूं, वहां तो आप हमसे पढ़ते ही हैं, और यहां पर भी आप जो है सारी चीजों को सीख रहे हैं। तो यहां पर सीखेंगे, वहां पर एक्सरसाइज करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो लाल मृदा है इसमें आपका नाइट्रोजन और जीवांश, जीवांश क्या होता है भाई? जीव का अंश, जो भी बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, यानी कि जो सड़ गल कर चीजें बनती हैं, वही आपका ये जीवांश कहलाता है। और यहां से फास्फोरस एवं चूना बोले तो कैल्शियम खनिजों की कमी पाई जाती है। यानी कि जो लाल मृदा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी जिले में पाई जाती है, और इसमें नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस और कैल्शियम, ये सारे खनिजों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाल मृदा में फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं बच्चा? तो यहां पर गेहूं हो जाता है, चना एवं दलहन, यानी कि गेहूं, चना और दलहन जो है
ये लाल मृदा में उगाई जाने वाली फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना और दलहन। याद रहेगा हमेशा के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऊसर एवं रेह मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ जिलों में पाई जाती हैं और ये लवण से प्रभावित होती हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां से बोला ऊसर एवं रेह मिट्टी। तो ऊसर और रेह मिट्टी कैसी होती है बच्चे? ये साल्टी होती है, यानी कि ये लवणीय मृदा होती है। कैसी होती है? ये लवणीय मृदा होती है, साल्टी होती है। और साल्टी मृदा कहां कहां पर पाई जा रही है? ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, यहां से शुरू करेंगे, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर जिला, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, राजधानी लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ तक का इसका विस्तार है। किसका? ऊसर, क्या बोला गया है इसे? ऊसर एवं रेह मृदा। अच्छा, एक बात सभी लोग आप सोचेंगे, आपके घर में दादा दादी होंगे तो आपने सुना होगा इस रेह नामक शब्द के बारे में। किसके बारे में बच्चा? इस रेह के बारे में। रेह जो है ये पहले के जमाने के लोग इसको क्या करते थे? कपड़ा इससे साफ करते थे। इसी रेह में कपड़ा धुलते थे। जो आजकल आपके सोप आ गए हैं, ढेर सारे डिटर्जेंट आ गए हैं, केमिकल वगैरह, अब तो ड्राई क्लीनिंग वगैरह भी होती है, हॉट क्लीनिंग होती है, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं। लेकिन पहले क्या होता था, यही रेह जो मृदा है, ऊसर मृदा है, रेह या ऊसर मृदा, इसी में कपड़े आपके धुले जाते थे। हमारी दादी ने तो हमें बताया था। अब आप भी पूछिएगा अपनी दादा दादी से कि क्या उन्होंने इस रेह में कपड़े धुले हैं, तो वो बताएंगे कि हाँ हमने जरूर धुला है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे भाई। ये कैसा होता है? ये साल्टी होता है, लवणीय होता है। सीधे ही क्वेश्चन पूछेगा कि जो रेह मृदा होती है ये कैसी होती है, तो रेह मृदा को आप बताएंगे कि ये साल्टी होती है, लवणीय होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। अब भैया इस बात को भी सभी लोग क्या करेंगे? घेराबंदी कर लेंगे, गोला मार लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। पूछा जाएगा कि यहां से रेह या जो आपका ऊसर मृदा है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में कितना है, कैसे है, तो बताएंगे इसका जो है अधिक विस्तार है। ठीक, क्योंकि जिले ज्यादा बताए गए हमने। अगला देखेंगे, बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज और कुशीनगर और सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिलों में ये पाए जाते हैं। कौन कौन से? रेह युक्त ये दूसरी मृदा है भाई, बंजर तथा भाट नामक मृदा। तो बंजर या भाट नामक मृदा कहां कहां से पाई जाती है? यह आपका गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर और गोंडा। अब आओ भाई बंजर एवं भाट मृदा को सबसे पहले हम देखते हैं। बंजर और भाट मृदा, तो सबसे पहले आप यहां से देखेंगे कौन सा जिला भाई? ये है गोंडा। यहीं से हम शुरू कर देते हैं, बंजर एवं भाट मृदा। भाट मृदा, बंजर एवं भाट मृदा कहां से बताया? गोंडा जिले से बता दिया गया और गोरखपुर जिले से बता दिया गया। ठीक, और कौन से जिले से बता दिया? यहां से देखेंगे ये आपका गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर। ये आपका कुशीनगर है भाई, महाराजगंज है। ये सारे के सारे जिले किससे संबंधित हैं? ये आपके बंजर एवं भाट मृदा से संबंधित हैं। और इसके पहले आपने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा भाई? राजधानी लखनऊ कहां पर है भाई? ये है राजधानी लखनऊ और यहां से ये अलीगढ़ है। अलीगढ़ और राजधानी लखनऊ और सीतापुर के साथ साथ आपने कौन सा देखा भाई? रिवाइज करते चलेंगे, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, इटावा और रायबरेली। तो देखो भाई यहां से ये आपका सीतापुर हो गया और ये अलीगढ़ हो गया। ठीक, और सीतापुर, अलीगढ़, उन्नाव कहां पर है भाई? उन्नाव देखेंगे जल्दी से, ये कन्नौज है और ये आपका झांसी, बांदा, चित्रकूट
और बदायूं, हाँ ये आपका एटा है, एटा में भी पाई जाती है। कौन सी? तो आपकी जो रेह मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही मैप में भी हर एक जिले को आप लोकेट रीलोकेट करके दिमाग में अच्छे से हमेशा के लिए आपको यहां से समझा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहां से देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? ढूंढ के नाम से जानते हैं। यानी कि जहां पर वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, जहां पर जल भराव होता है, जल प्लावित क्षेत्र जो होता है वहां पर, यानी कि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को यूपी में क्या बोलते हैं भाई? ढूंढ के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप सभी लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में भाट बोल देते हैं। कहां पर है ये भाई? उत्तर पूर्व में है, तो ये आपका उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक, यहां पर देख लेंगे तो ये आपका कुशीनगर हो जाता है, ये कुशीनगर हो जाता है और ये पूर्वी बलिया हो जाता है। तो इसी कुशीनगर की बात करी जा रही है। कुशीनगर स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? भाट मृदा बोल देते हैं। किसे? मृदाओं को। उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर, कुशीनगर का लोकेशन क्या है? ये उत्तर पूर्व है। मैप में अभी आपने देखा कुशीनगर में जो मिट्टी है, इस कुशीनगर जिले की मिट्टी को क्या बोलते हैं? भाट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। यानी कि उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट और ये साउथ। किसकी बात कर रहा है? उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। उत्तर पश्चिम, उत्तर ये है और ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम इसकी बात कर रहा है। यहां की मृदा में क्या होता है भाई? ये फास्फोरस खनिज की कमी पाई जाती है। तो जब भी आपसे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कुछ भी पूछा जाए, तुरंत आप अपने दिमाग में मैप चलाएंगे या ऐसे लिख लेंगे। आपको जिले जरूर पता होने चाहिए। जिले पता हो जाएंगे तो आपका समझ लीजिए, जैसे बोलते नहीं कि ये कर लिया तो लाइव झिंगा लाला, तो बस इसको समझ लिया तो स्वैल आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बिल्कुल चुटकियों में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो यहां पर क्या बताया गया कि फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों में मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। तो भैया इसको बिल्कुल ऐसे ही बंद करके और आंख मूंद के इस पे इंपॉर्टेंट लिख के खूब अच्छे से सजाकर अपने नोटबुक में रखेंगे। क्यों? ये सीधे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में यहां से क्या बोला गया? पोटास की कमी नहीं पाई जाती है। तो ये आजमगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। अच्छा, ये जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं। पूर्वी जिले हैं यानी कि पूर्वांचल के जिले हैं। तो याद रखेंगे भाई, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जिलों की मृदा में ये आपका पोटास की कमी पाई जाती है। किसकी? पोटास की कमी पाई जाती है। अच्छे से नोट कर लेंगे। जैसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कोई चौथा जिला दे देगा और वहीं पर आपसे कराएगा गलती। तो याद रखेंगे आजमगढ़, मऊ और जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और जौनपुर जिलों में पोटास की कमी पाई जाती है। इसमें एक ऑप्शन आपका बलिया दे देगा और वहीं पर आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो याद रखेंगे जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ। यहां से देख भी लेंगे भाई, ये आपका आजमगढ़ हो जाएगा, अंबेडकर नगर के बगल में ये आपका आजमगढ़ हो जाएगा। आजमगढ़ और मऊ एक साथ आ गए और ये रहा जौनपुर। इन तीनों में आप यहां से देख लेंगे कि ये पोटास की कमी, किसकी कमी भैया? पोटास की कमी यहां से पाई जा रही है। और जैसे जैसे हमने बताया है, अगर बिल्कुल ऐसे ही आपने सेम एज समझने का, पढ़ने का प्रयास किया तो ये मेरा दावा है कि ये आपको कभी भी
नहीं भूलेगा। आजमगढ़ मऊ एक साथ, और ये आपका कौन सा, जौनपुर, 3 जिलों की मिट्टी में पोटास की कमी पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब आगे आ जाते हैं भाई, कुछ और बातों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि यहां तक आपने पढ़ लिया कि जो मृदा है आपकी, ये मृदा क्या है, जो मृदा है कैसी है, कहां पर किस प्रकार की, और इसी मृदा को हमें संरक्षित सुरक्षित भी करना है, क्योंकि इस मृदा का क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, कटाव हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो अब हम उत्तर प्रदेश के मृदा के अपर्दन के बारे में पढ़ेंगे, कहां पर किस प्रकार से मृदा कट रही है और किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है, कौन कौन से काम करे जा रहे हैं, सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं मृदा अपर्दन को। सबसे पहली बात क्या बोला गया, मृदा अपर्दन के अंतर्गत यहां से जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी को अन्यत्र स्थान पर चला जाना क्या कहलाता है बच्चा, मृदा अपर्दन कहलाता है। यानी कि आप मृदा अपर्दन को कैसे समझेंगे, क्या होता है मृदा अपर्दन, किसे कहा जाता है, तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किस माध्यम से, जल बहाव के माध्यम से, वायु वेग से, और कौन सा बताया गया भाई, वायु के वेग से या जल बहाव से, और तीसरी बात बोली गई हिम के पिघलने से। यानी कि जब लैंड स्लाइडिंग हुआ, जो आपका बर्फ पिघलता है, लैंड स्लाइडिंग, तो वो आपका मृदा कटान में ही ये आ जाएगा। जो मृदा कटती है बहाव के कारण लैंड स्लाइडिंग होता है, बर्फ के पिघलने से भी आपका मृदा जो है कटान हो जाता है। तो ये 3 माध्यम है, कौन कौन सा, एक तो आपका जल बहाव है बच्चा, दूसरा वायु वेग है, और ये तीसरा हिम के पिघलने से। ये 3 प्रकार से मृदा को एक स्थान से बहकर किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाना ही क्या कहलाता है, आपका मृदा अपर्दन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड मृदा अपर्दन या इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सॉइल पार्टिकल कौन कौन से वे में, बाय द विंड, बाय द एयर एंड बाय द आपका ये बर्फ के पिघलने से हो जाएगा। तीनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं यहां से उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों एवं जलीय अपर्दन पूर्वी क्षेत्रों। तो एक एक करके समझ लेते हैं भैया। अगर पश्चिमी क्षेत्र को बोल रहा है, पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र में हम आपको यहां से 2 जिले लेंगे। कौन कौन सा बच्चा, एक तो हम आपको आगरा बता देंगे, आगरा बता देंगे, और पूरा पश्चिमी ले लिया जाए तो पूरा पश्चिमी ले लेंगे। चलो हमने शामली जिला लिख दिया, पूरा पश्चिमी हो जाएगा, और इसके साथ आगरा भी आपका आ जाएगा। आगरा मथुरा ये मध्य पश्चिमी में आते हैं, लेकिन आते तो पश्चिमी में ही हैं। तो ये पश्चिमी जिले हो जाते हैं भाई। इन्हीं पश्चिमी जिलों में वायु के द्वारा यहां पर कैसे होता है मृदा का कटान, किसके द्वारा होता है बच्चा, वायु के द्वारा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि ये कैसे हैं, ये ड्राई हैं, सूखे हैं, यहां पर नमी की कमी है। अब जहां पर भी नमी की कमी है, अभी हमने आपको दिखाया था जो पूरा पूरा रेड एरिया था वो ड्राई था मॉइस्चर के पर्पज से। तो जहां पर सूखा रहेगा वहां पर जो सॉइल की ऊपरी परत है, मृदा की ऊपरी परत है, ये सूखी रहेगी, यानी कि सूखी हुई रहेगी। और जैसे ही हवा तेज रफ्तार से चलेगी तो हवा कैसे चलती है, ये सरफेस को खुरचती चलती है। तो ऊपर की मृदा जो है ये उड़ उड़कर दूसरे स्थान पर जाती रहेगी। तो यही आपका क्या कहलाएगा, वायु अपर्दन कहलाएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो है ये वायु अपर्दन से प्रभावित जिला है। ठीक, अगली बात क्या बोला है यहां से, अगली बात बोला है कि जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का पूर्वी, अच्छा पूर्वी क्षेत्र को थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि यहां पर ये तराई से हो जाएगा, तराई क्षेत्र, या इसे ही जल प्लावित क्षेत्र कह लिया जाएगा। क्या कहा जाएगा, जल प्लावित क्षेत्र कहा जाएगा। तो जहां पर जल या बाढ़ का जल आता है, जल भरा रहता है, वहां पर ही आपने क्या देखेगा, क्या देखने को मिलेगा कि मृदा का कटान जल के माध्यम से हो रहा है।
तो वायु के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र और जल के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र में मृदा का कटान हो रहा हुआ है। ठीक, अगली बात है दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है, यानी कि जलीय अपर्दन पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब साफ साफ आपको समझना है कि जहां पर जल भराव की स्थिति बनेगी वहीं पर ही आपका जल के द्वारा मृदा का कटान होता रहेगा। ठीक, या जो आपके उथले हैं निचले हैं ऐसे करके वहां पर भी होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन यानी कि गली इरोजन सर्वाधिक होता है। जो चंबल नदी का अधिग्रहण क्षेत्र है, चंबल नदी में आपका सबसे ज्यादा यहां पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले को विशेष करके ध्यान रखेंगे, खूब ज्यादा बार क्वेश्चन बना है। अब चंबल के बारे में आपको याद रखना है, जो चंबल है बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ये चंबल जो है ये यमुना से जाकर मिल जाती है, लेकिन कहां पर, तो हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले इटावा में। तो इटावा में जो चंबल आपकी यहां से जा रही हुई है, ये चंबल किस लिए जानी जाती है, तो चंबल जानी जाती है बीहड़ के लिए। किसके लिए जानी जाती है, बीहड़ के लिए। अब आप कहेंगे जानी तो जाती है डाकुओं के लिए, हाँ जानी जाती है बिल्कुल, लेकिन ये किसके लिए जाना जाता है, यहां से हमें समझना है। चंबल बीहड़ के लिए जानी जाती है और बीहड़ ये क्या करते हैं, मृदा का कटान करते हैं। ठीक, और अपने उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन वाला जिला। अच्छा, एक टर्म ये भी समझेंगे भाई, आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जिला इटावा है, लेकिन यहां पर मृदा का कटान किस माध्यम से होता है, तो वहां तो आप थोड़ा थोड़ा फंस जाएंगे अगर इस लाइन को आपने नहीं समझा और नहीं याद रखा। कैसे, जो गली इरोजन होता है, अवनलिका इरोजन, अवनलिका अपर्दन या गली इरोजन क्या होता है, ये जल का जो है, यहां से देखेंगे थोड़ा सा कुछ ऐसे अंगुली नुमा संरचना बन जाती है। कैसे, ऐसे ऐसे कुछ अंगुली नुमा संरचना बन जाती है, यानी कि नलिका बन जाती है। इसके नाम से समझ लेंगे भाई, इसके नाम में है नलिका। तो नलिका बन जाती है, छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं ऐसे, जैसे हमने बताया कि ये अंगुली नुमा संरचना बन जाती है, और इसी अंगुली नुमा संरचना, ये जो नलिका बनती है, इसी के बीच से जल उसके बीच के मृदा को काटता हुआ जो है प्रवाहित होता है, यानी कि आसपास के जल को भी काटेगा और जिधर से बहेगा। तो यही है आपका अवनलिका अपर्दन, जिसे आप कहते हैं गली इरोजन। ठीक, और कहां पर होता है सबसे ज्यादा, इटावा जिले में होता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं, इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। तो यहां से ये बीहड़ वाली बात आपको कनेक्ट कर लेना है कि चंबल नदी इटावा में है, और ये इटावा के साथ साथ आगरा, इटावा और जालौन जिले को अपना प्रभाव देती है। और इसी इटावा में हम आपको पढ़ाएंगे एक चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, जो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जब वाइल्ड लाइफ पढ़ाएंगे तब वहां इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका अपर्दन, दक्षिणी क्षेत्र में रील अपर्दन और पूर्वी उत्तर क्षेत्र में परत अपर्दन होता है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे भाई। वैसे तो ये अपर्दन वगैरह आपने जियोग्राफी में पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहां से बिल्कुल समझाएंगे कौन कौन सी बात है। पश्चिमी क्षेत्र में बताया गया अवनलिका अपर्दन, गली इरोजन अभी अभी आपने यहां से समझ लिया। और जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां से ये रील अपर्दन के बारे में, रील अपर्दन हो जाएगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये परत अपर्दन हो जाता है। अच्छा, परत अपर्दन क्या होता है भाई, मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, क्या है, ये आपका प्लॉट है, यानी कि ये किसान का खेत है। तो इसका जो ये ऊपरी परत है, मान लीजिए ये इसका ऊपरी परत है, ठीक, या इसको ऐसे ही देखते हैं, इसका जो है यानी कि जो इसमें फिल है ये इसका ऊपरी परत है। तो इसी एक सीट का मतलब क्या है, परत, और परत का मतलब किसी के ऊपर जो लेयर है, जमीन के ऊपरी लेयर का हट जाना ही आपका क्या कहलाएगा,
परत अपर्दन कहलाएगा या सीट इरोजन। और जो परत अपर्दन होता है बच्चा, इसको एक संज्ञा दे देते हैं, इसको बोलते हैं किसान की मौत। क्या बोलते हैं बच्चे? किसान की मौत बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि किसान जो है जितने भी आपके मिनरल वगैरह हैं, मिनरल बोले तो खनिज, जितने भी खनिज यानी खाद, बीज, दवा जो भी है, ये इसके अपर सरफेस पे ही स्टोर होते हैं। यानी कि कुछ 2-4 इंच की या उससे भी कम की थोड़ी सी मोटी परत होती है ऊपरी, इसी में सारी की सारी चीजें अवशोषित होती हैं। वह जैसे आप देखते हैं जब खेत से खुदाई करवा ली जाती है, मृदा की ऊपरी परत हटा ली जाती है, तो देखते हैं उस वर्ष क्या होता है, फसलें कमजोर हो जाती हैं, कम, यानी कि उनकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादकता है, वो कम हो जाती है। तो सेम यही बात है आपके सीट इरोजन में। यहां पर जब ऊपरी परत बह जाती है तो इसे बोला जाता है डेथ ऑफ फार्मर या फार्मर डेथ के नाम से किसान की मौत मानी जाती है। क्योंकि जो वर्ष भर किसान ने वहां पर जो अपने फर्टिलिटी उसकी बढ़ाई थी, उर्वरा शक्ति, ये सारा का सारा जो है क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो याद रखेंगे ये पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी क्षेत्र अगर देखेंगे सहारनपुर, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और इसके साथ साथ हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश को संदर्भ में बनाएं या उत्तराखंड को, तो ये कैसे हैं, पहाड़ी हैं, पहाड़ों से बर्फ भी पिघलती है और नदियां भी आती हैं। तो नदियों को एक किनारे कर देंगे, बर्फ जो पिघलते हैं उनके पिघलने से भी मृदा का कटान हो जाता है। तो कैसा कटान होता है, परत वाला। और पूर्वी क्षेत्र में हमने बताया जल प्लावित क्षेत्र है, तो वहां से भी सीट इरोजन होता है। समझ में आ गई पूरी बात? बिल्कुल समझ में आया होगा। एकदम आसान तरीके से हमने इसको समझाने का प्रयास करा है। अब यही से आपको देख लेना है कि ये आपका कौन सा है, ये आपका ईस्टर्न हो जाएगा और यहां पर ये आपका वेस्टर्न हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट। और सारनाथ जो है ये नॉर्थ हो जाएगा। आ जाओ भाई, सहारनपुर ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। इसी की बात करी गई, पूर्वी क्षेत्र की बात करी गई। पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ आपने कौन सा देखा, पूर्वी क्षेत्र और ये उत्तरी क्षेत्र, ये सहारनपुर, इसको हमने बताया ये अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड तीन के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा हुआ है। जिसमें हमने आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को पहाड़ी राज्य बता दिया और है भी यहां से आपके, और जो पूर्वी जिला है यहां से जल प्लावित होने के कारण क्या हो जाता है, पूर्वी जिला कौन सा है भाई, ये वाला आपका, यहां पर ये है बलिया, ये ईस्टर्न है। ठीक, ये जिले और ये जिले किसके लिए जाने जाते हैं, परत इरोजन के लिए या सीट इरोजन के लिए। समझ में आ गई बिल्कुल सारी की सारी बातें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और पश्चिमी को हमने जो बताया भाई, पश्चिमी ये सारे आपके हो जाएंगे इधर के, जैसे कि अलीगढ़, आगरा, और जो है ये अलीगढ़ और आगरा, इन सभी को बताया गया। ये इटावा है, इटावा में कौन सा बताया गया बच्चा, यहां से गली इरोजन बताया गया। कौन सा, गली इरोजन या गली क्षरण, जिसमें हमने बताया ये ऐसे ऐसे गलियां बन जाती हैं परत के गलियों के रूप में, यानी कि चैनल्स के माध्यम से जल प्रवाहित होता है और उसी के माध्यम से मृदा का कटान हो जाता है। आई होप कि यहां तक आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सारी चीजों को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में औनलिका अपर्दन, दक्षिणी क्षेत्र में रील अपर्दन और पूर्वी क्षेत्र में परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी हैं। अच्छा, ये वाली बात तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, अगेन इसको हमने एक बार पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। ठीक, आगे देखेंगे यहां से, प्रदेश में मृदा अपर्दन के मुख्य कारण क्या है, मानसून वर्षा की प्रकृति और वनों का अभाव और ढाल की तीव्रता। तीन बातें यहां पर बोला गया कि उत्तर प्रदेश में जो सॉइल इरोजन हो रहा है इसके तीन कौन कौन से कारण है, कॉजेज कौन से हैं। पहला कारण बताया गया कि मानसून वर्षा की प्रकृति। मानसून वर्षा की प्रकृति यूं देखेंगे कि जब आजकल देख रहे हैं कि बारिश के मौसम में खूब ज्यादा बारिश हो जाती है कभी कभी और कभी कभी नहीं होती है, तो ये मानसून के इफेक्ट के कारण से हो जाता है। अगली बात है वनों का अभाव।
अब भाई वनों के अभाव में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वन तो जितना काटे जा रहे हैं, जितने काटे जा रहे हैं, लगाने का देखेंगे तो उसका कोई 0.001% भी नहीं लग रहे हैं। तो वनों का कटाव हो जा रहा है। इस वजह से वन क्या होते हैं, जो वृक्ष की जड़ें होती हैं, ये जो है मृदा को पकड़े रहती हैं। क्या होता है भाई, जैसे मान लिया आपने ये एक वृक्ष है, तो इसकी जड़ें मृदा में विस्तारित होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये कंपैक्ट कर लेती हैं, सॉइल को पकड़ कर रखती हैं। अब भाई वृक्ष ही नहीं रहेंगे, बड़े घास के मैदान ही नहीं रहेंगे, ग्रासलैंड ही नहीं रहेगा, तो मृदा तो वैसे ही अपना जो है पड़ी है गंजी सी, और उसे जो है एक तरीके से जल बहाकर जो है इरोजन हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों यानी कि पूर्वी बोले तो तराई भाग में कुछ हिस्सों में एसिडिक सॉइल पाई जाती है। यानी कि यहां से दो बात बताया गया, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में एल्केलाइन सॉइल क्षारीय सॉइल, और यहाँ साल्टी और एल्केलाइन क्षारीय पाई जाती है, और पूर्वी या तराई भाग के कुछ हिस्से में यहां से अम्लीय मृदा पाई जाती है। ठीक, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ठीक, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब ये है उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। इन उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में सबसे पहले पर्वतीय मृदाएं, इसको माउंटेन सॉइल्स कह देते हैं। तराई मृदाएं, सीधे सीधे तराई मृदाएं, जलोढ़ मृदाओं को एलुवियल सॉइल कह दिया जाता है। लाल और पीली मृदाएं, रेड एंड येलो सॉइल। मिश्रित लाल एवं काली मृदाएं, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल्स। मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, और लवण प्रभावित मृदाएं, लाल बलुई मृदाएं। तो ये सारी की सारी जो है मृदाएं हैं। अच्छा, वैसे जनरली अगर आप देखेंगे तो सॉइल का आंकड़ा जो बोलता है कहीं कहीं पर 6 प्रकार की, कहीं कहीं पर 8 प्रकार की, लेकिन हमने जो है जितने भी इसके प्रकार और उप प्रकार होते हैं सारे के सारे हमने यहां पर इंक्लूड कर लिया है। तो ये इसका डिवीजन, सब डिवीजन जो भी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए सॉइल से, अगर एक क्वेश्चन का भी, वैसे एक क्वेश्चन तो पक्का है यहां से, तो आपको यहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चीजें, विथ द डिस्ट्रिक्ट के साथ आपको सारी चीजें हमने बताया, क्लियर कराया। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ध्यान ना रहे। ठीक, ये आपकी मृदाएं हो जाएंगी, इसमें कुछ विशेष नहीं, यहां पर जो जरूरी है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हमने चर्चा कर लिया। अब यहां पर देखेंगे ये आपकी जो मृदाएं हैं इसके कुछ कुछ स्थानीय नाम है, वहां पर आपने पढ़ा। अब यहां पर एक बार समराइज करके लिस्ट कर दिया हमने, इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां से खादर मृदा को। खादर मृदा को क्या बोल देते हैं, इसे नवीन जलोढ़, कछारी, दोमट मटियार या सिल्ट बलुआ, ये सभी किसको बोल देते हैं भाई, ये खादर मृदा को बोल देते हैं। ठीक, अगली बात देखेंगे जो बांगर मृदा है, बांगर क्या होती है, ये पुरानी जलोढ़, इसे उपरहार मृदा, दोमट मृदा, मटियार मृदा, और इसे क्या बोल देते हैं, बलुई दोमट बोल देते हैं। ये क्या है, ये बांगर मृदा के बारे में हमने आपको बताया। ठीक, बांगर के बारे में हमने क्या बताया कि बांगर जो है इसको बंजर करके याद रख लेंगे, ये पुरानी जलोढ़ है, और जो बांगर मृदा है ये खादर मृदा की अपेक्षा लेस फर्टाइल होती है, कम उर्वरा शक्ति वाली होती है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो आपकी खादर मृदा है ये ज्यादा उर्वरा शक्ति होती है अपेक्षाकृत बांगर मृदा के। समझ में आ गई बात? चलो आगे देखते हैं ऊसर मृदा। ऊसर मृदा को क्या बोलते हैं भाई, रेह, बंजर तथा कल्लर। हमने इसको किससे कनेक्ट कराया था भाई, ऊसर मृदा को, कि आप जो है घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो पहले जमाने में इस ऊसर जो रेह मृदा है, यहां से बताया रेह, इससे कपड़े वगैरह धुल लिए जाते थे। ठीक, आगे आ जाते हैं, इस ऊसर मृदा को लवणीय और क्षारीय मृदा भी कह देते हैं, ध्यान रखेंगे। यानी कि ऐसी मृदा
जो साल्टी हो गई है या तो एल्केलाइन हो गई है, क्षारीय या तो साल्टी या लवणीय हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे बलुई मिट्टी, ये ऊंचे टीले वाली होती है, इसे क्या बोलते हैं? बलुई मिट्टी को भूड़ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? भूड़। तो इसको कैसे याद करेंगे? अरे भाई बालू में भूनते हैं आप, मूंगफली भूनते हैं और लैया भूनते हैं, दुनिया भर की चीजें। तो बालू को ऊंचे टीले वाली, वैसे भी देखेंगे कि ऊंचा टीला कौन बनाता है? बालू रेगिस्तान में एक जगह से उड़कर दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है, वैसे भी समझ सकते हैं। और ऐसे समझ लेंगे कि हम इसमें कुछ भूनते हैं, भूजते हैं, भूनते हैं, ऐसे भी याद रख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे भाई, जो काली मृदा है ये खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने बताया इसे रेगुर करेल या कपास मृदा के रूप में जाना जाता है। रेगुर करेल या कपासी मृदा, ये बात क्लियर हो गई। अगला देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियां। बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन कौन सी मिट्टियां हैं भैया? यहां से देखेंगे ये लाल मृदा है, परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकर या राकड़ मृदा और भोंटा मृदा। ये सारी की सारी का क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदाएं हैं। और कुछ मृदाएं जो हमने जिलों से पर्टिकुलर बताए हैं उसको भी याद रखेंगे। जैसे काली मृदा हमने कहां से बताया? झांसी, हमीरपुर, जालौन ये और ललितपुर, ये सारे जिलों के बारे में। लाल मृदा हमने कहां से बताया? आगरा, जालौन और झांसी से बताया। तो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। जैसे एक बार हमने पढ़ के आपको बार बार रिवाइज कराया, ऐसे ही आपको भी ध्यान होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी सारी की सारी मृदाएं हैं भैया, और ये आपकी अंग्रेजी माध्यम में है। जो भी स्टूडेंट यहां से चाहेंगे इसको पढ़ते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नाम है तो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिखा जाता है, बस लाल का रेड हो जाता है, काली का ब्लैक हो जाता है। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर सॉइल का जो है हमने कंप्लीट कर लिया। और किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर आपको शंका संदेह नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हमने करी हैं टू द पॉइंट करी हैं, और जो आपके गत वर्षों के पेपर में पूछे गए चीजें हैं, जो एनालाइजेशन है अभी तक मेरा, उसी के आधार पर हमने इस मैटर को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं आपने चीजों को बेहतर तरीके से समझा होगा, आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा। जिस हिसाब से मैंने समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल सहज भाषा में आपको समझाया, आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन को भाई यहीं पर हम एंड करेंगे, और कल पुनः आपसे किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे फिर से। तो सभी के सभी स्टूडेंट हमसे कुछ सीखे, पढ़े, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।